हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी एस्पायरेंट्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। सबसे पहले तो एक्सट्रीमली सॉरी जेकेपीएससी एस्पायरेंट्स से, क्योंकि आपको मैंने प्रॉमिस किया हुआ था यहाँ पे आपको मैं 2000 एमसीक्यूज़ में जीके कवर करवा दूंगा। और काफ़ी टाइम से हमारे जीके पे यहाँ पे क्लासेस नहीं आ पा रही थी, बट आज से मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको रेगुलरली क्लासेस मिलेंगी। और जो मैंने आपको प्रॉमिस किया हुआ था कि 2000 एमसीक्यूज़ हम यहाँ पे करेंगे, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि जो आपका जीके वाला पोर्शन है वो पूरा यहाँ पे कवर हो जाए। ठीक है, पूरा तो कवर नहीं बोला था मैंने, यहाँ पे बताया था कि मेजॉरिटी क्वेश्चन यहाँ से निकल जाए। आज से हम फिर से अपने मॉक टेस्ट यहाँ पे रीस्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इससे पहले हमारे 3 मॉक टेस्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आपने वो वाली क्लासेस देखी हैं वेल एंड गुड, नहीं देखी हैं तो आप वो वाले क्वेश्चंस भी जाके अटेम्प्ट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वो सारे क्वेश्चंस भी हैं। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको भी बताया था हमारा जो बेसिस रहेगा वो उड़ान के नोट्स रहेंगे, जो यूपीएससी के प्री के नोट्स होते हैं वही रहेंगे। तो मैं एक सीक्वेंस के हिसाब से ही चल रहा हूँ। इससे पहले मैंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से एमसीक्यूज निकाल के आपको कवर करवा दिए हैं, तो मेक श्योर आप वो वाली क्लासेस भी देख लें। आज हमारी ये क्लास 4th रहेगी, इसमें भी हम नेक्स्ट जो भी टॉपिक्स हैं वो वहाँ से एमसीक्यूज कवर करेंगे। और इसके साथ साथ इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ये वाली क्लास क्योंकि यहाँ पे जो रिसेंट पेपर हुआ था जेकेएएस का प्री, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो वहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगे जो जेके या वनडे एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट होंगे, थोड़े बहुत मैंने यहाँ पे आज वो भी ऐड किए हुए हैं। तो मेक श्योर आप उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर लेना, आपको उसमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं। फिलहाल तो मैंने यहाँ पे इजी वाले ही ऐड किए हुए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो, अगर आप जेके पीएससी या फिर एनटी जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट या फिर किसी भी और एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, इंक्लूडिंग जेके पीएससी प्री कम मेंस, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पे आपको डिफरेंट क्लासेस और डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे आपको रेगुलर मिलेंगी एज वेल एज मॉक टेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक तो मेक श्योर आप वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दें। चलो, आपको मैंने बताया था जो महाजनपदा पीरियड है कब से स्टार्ट हुआ था, कब तक कब खत्म हुआ था। आई होप वो सारी चीज़ें आपको पता होंगी। और मैंने आपको बताया था महाजनपद पीरियड, उसमें कितने सारे महाजनपद थे, तो 16 थे। अब उसकी मैंने आपको काफ़ी सारे महाजनपद की कैपिटल भी बताई हुई थी। उसी में से एक महाजनपद था जिसकी कैपिटल पुंछ थी। तो आपको यही क्वेश्चन पूछा गया है, बताओ भाई इसमें से ऐसा कौन सा महाजनपद है जिसकी कैपिटल पुंछ थी। तो चलो फटाफट से बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या आपको पता है? इज इट ऑप्शन फर्स्ट तक्षशिला, गंधारा, कंबोज या फिर कुरु? तो बताओ फटाफट से इसका आंसर क्या रहेगा। देखो, तक्षशिला ये कोई महाजनपद नहीं था, ये खुद कैपिटल थी। ये किसकी कैपिटल थी? तो ये गंधारा की कैपिटल थी। और उसके बाद अगर हम बात करें पुंछ वाज कैपिटल ऑफ कंबोज। ठीक है, आई होप आपका आंसर बिल्कुल सही गया होगा। कुरु भी एक महाजनपद था, इसकी जो कैपिटल थी वो थी इंद्रप्रस्थ। ठीक है, प्रेजेंट डे दिल्ली के आसपास का एरिया वही इसकी कैपिटल थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट वर कंपायर्ड ड्यूरिंग थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। इसमें से अब कंपोज कौन सी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम पीरियड पे कौन से टेक्स्ट यहाँ पे कंपोज किए गए थे? विनय पिटका, सुत्त पिटका या फिर अभिधम पिटक? इसमें से आपने बताना है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। सबसे पहले आई होप आपको पता होगा थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल किसके टाइम पीरियड में हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए अशोका के टाइम पीरियड में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। अगर यहाँ पे बताया जाए कि चेयरमैन कौन था, प्रिजाइड किसने किया था इसको, तो इस टाइम पे चेयरमैन कौन था, तो आपको ये भी याद रखना है। देखो, मैं आपको सीक्वेंस से बताता हूँ सो दैट आपको सारी चीज़ें याद रहें। देखो, इंपॉर्टेंट होती हैं। बुद्धिस्ट काउंसिल 4 हुई थी, आपको आई होप पता होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों याद रखना। देखो, सबसे पहले आप जगह याद रखो, कहाँ पे हुई थी? पहली हुई थी राजगीर। ठीक है, पहली कहाँ पे हुई थी? राजगीर। सेकंड कहाँ पे हुई थी? वैशाली। ठीक, थर्ड कहाँ पे हुई थी? थर्ड हुई थी पाटलिपुत्र। एंड फोर्थ कहाँ पे हुई थी? फोर्थ हुई थी कुंडलवाल, कश्मीर। आई होप आपको ये चीज़ पता होगी। अब पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो किसके टाइम पीरियड पे हुई थी? उस टाइम पे किंग कौन था? उस टाइम पे थे आजाद शत्रु। ठीक है, सेकंड के टाइम पीरियड पे कौन था? काला अशोक। थर्ड के टाइम पीरियड पे अशोका एंड फोर्थ के टाइम पीरियड पे कनिष्का। आपको आई होप ये चीज़ भी पता होगी। अब यहाँ पे पूछा गया है कि फर्स्ट के टाइम पीरियड पे चेयरमैन, ये भी आप याद रखना। फर्स्ट जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी चेयरमैन कौन था? तो फर्स्ट के टाइम पीरियड पे चेयरमैन था जिनका नाम था महाकश्यप। ठीक है, महाकश्यप। सेकंड जो यहाँ पे काउंसिल हुई थी बुद्धिस्ट काउंसिल, उसके टाइम पे कौन थे? तो सबाकामी। थर्ड के टाइम पीरियड पे कौन था? उनका नाम था मोगाली पिता तिसु, समथिंग इस करके नाम था, मोगाला पुत्र या फिर ऐसे करके नाम था तिसु। ठीक है, एंड फोर्थ के टाइम पीरियड पे कौन था? तो वो थे वासु मित्र। आई होप आपको ये चीज़ भी पता होगी। अब यहाँ पे पूछा गया है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम पीरियड पे कौन से बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंपोज किए गए थे? वो किए गए थे अभिधम पिटक। और अगर आपको बताऊँ मैं फर्स्ट के टाइम पीरियड पे कौन कौन थे, वो थे विनय पिटक एंड सुत्त पिटक। ये हुए थे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम पीरियड पे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलो क्वेश्चन नंबर 78, महाशिलाकंटक एंड रथमुसला वर यूज्ड बाई। सबसे पहले आपको आई होप पता होगा ये क्या चीज़ें हैं। तो ये एक वार वेपन्स थे। क्या थे ये? वेपन्स थे।
अब अगर आपको बताऊं मैं, ये महाशिला कंटक क्या था, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था, एक हथियार ऐसा था, एक वेपन ऐसा था, इसमें बहुत सारे पत्थर जमा करके, आई होप आपने वो देखा होगा, मतलब कि यहाँ पे ऐसा कुछ पोल जैसा होता था, यहाँ पे गैप होता था, इसमें पत्थर डालते थे, फिर यहाँ पे रस्सी बंधी होती थी, रस्सी को कट करते थे, ये पूरा यहाँ पे दीवार होती थी, यहाँ से फिर ये पत्थर ऐसे स्पीड से जाता था, दीवार तोड़ देता था, तो ये होता था महाशिला कंटक। उसके बाद रथ मुसल क्या होता था, मान लो ये जो एम्परर था अजात शत्रु, उसका जो रथ होता था उस पर क्या होता था, ब्लेड जैसे लगे होते थे और ऐसे घूम रहे होते थे, ठीक है, जितने भी लोग इसके सामने आते थे वो सब मर जाते थे, कट जाते थे वो सारे। तो ये बहुत खतरनाक डेंजरस वेपन थे, इसी की वजह से आजाद शत्रु ने क्या किया था, काफ़ी सारी जगहों को कनकरेर कर दिया था। इसीलिए ये पूछा गया है ये वेपन यूज़ किसने किए थे, तो आपको पता होना चाहिए आजाद शत्रु। किस डायनेस्टी से ये थे, आई होप आपको पता होगा, हरियंक डायनेस्टी, ठीक है। एस्टेब्लिश किसने की थी, हरियंक डायनेस्टी, बहुत बढ़िया बिंबिसार, चलो बहुत अच्छे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है हु शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ मगध फ्रॉम पाटलिपुत्र टू वैशाली। अब देखो सबसे पहले जो मगध की कैपिटल थी, अब आई होप आपको पता होगा सबसे पहले कौन सी थी, वो थी राजगीर, ठीक है। राजगीर से पाटलिपुत्र किसने शिफ्ट की, तो वो थे हरियंक डायनेस्टी के एक रूलर थे जिनका नाम था उदयन, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने राजगीर से पाटलिपुत्र इसको शिफ्ट कर दिया। उसके बाद पाटलिपुत्र से फिर शिफ्ट किसने की, उसके बाद दूसरी एम्पायर आ गई, दूसरी डायनेस्टी आ गई जो थी शिशुनाग डायनेस्टी। और शिशुनाग डायनेस्टी ने फिर शिशुनाग डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किसने किया था, ओब्वियसली शिशुनाग। इसी ने इसको क्या कर दिया, इसने क्या कर दिया, जो एम्पायर या फिर कैपिटल थी पाटलिपुत्र उसको शिफ्ट कर दिया मगध की, फ्रॉम पाटलिपुत्र टू वैशाली, ठीक है। तो आंसर इसका रहेगा शिशुनाग। चलो नेक्स्ट, हु क्लेम द टाइटल ऑफ एकरथ। एकरथ का मतलब होता है यहाँ पे सोल सोवरेन, ठीक है, सोल सोवरेन। बाकी सब जितने भी छोटे छोटे किंग्स थे वो इसके अंडर आ गए, या फिर बाकी सबको इसने हरा दिया, उसके बाद इसने टाइटल ले लिया एकरथ, मतलब कि सोल सोवरेन, मुझसे अब बड़ा रूलर यहाँ पे कोई नहीं है। तो किसने ये वाला टाइटल लिया था, चलो फटाफट से बताओ, बहुत बढ़िया, किसने लिया ये वाला टाइटल, तो ये टाइटल लिया था महापद्मानंदा ने। कौन था महापद्मानंदा, ये था इसने एस्टेब्लिश की थी नंदा डायनेस्टी, कहाँ पे, मगध के आसपास नंदा डायनेस्टी इसने एस्टेब्लिश की हुई थी, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताओ आप। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आया था परसों यूपीएससी में, ठीक है, यूपीएससी नहीं सॉरी जेकेपीएससी जेकेएस में। अब बताओ मुझे फटाफट से, आप में से किस किस को पता है डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी डील्स विद, किस चीज़ के बारे के साथ डील करता है ये, सॉइल मॉइस्चर डेटा, ट्री रिंग डेटा, या फिर आइस डेटा, पैलियोमैग्नेटिज्म डेटा। सेम टू सेम यही क्वेश्चन था, मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है, इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगा इसका करेक्ट आंसर, आई होप जिसने पढ़ा होगा बॉटनी वगैरह, अगर आपका बैकग्राउंड है तो आपने करेक्ट आंसर दिया होगा, अगर नहीं दिया है तो इसका करेक्ट आंसर है ट्री रिंग डेटा। इसमें क्या होता है, किसी भी ट्री को कट किया जाता है, उसके आसपास जो रिंग होते हैं ना, उनका जो पैटर्न है बनने का, ठीक है, वो डिफरेंट होता है। सबसे पहले एक तो ट्री की एज भी पता चलती है, सेकेंड चीज़ ये है कि मतलब वो रिंग जो होते हैं वो हर क्लाइमेट में डिफरेंट तरीके से बने होते हैं, ठीक है। वो आपने नहीं पढ़ना है कि इस क्लाइमेट में किस तरीके से बने होते हैं, मतलब ड्राई क्लाइमेट है कैसे बनेंगे, आइस का मतलब एज है उस टाइम कैसे बनेंगे, वार्म एरिया टेम्परेचर है उस टाइम कैसे बनेंगे। तो उन्हीं रिंग्स को स्टडी करके हमें पता चलता है कि पर्टिकुलर उस टाइम पीरियड पे, मतलब कि डिफरेंट टाइम पीरियड पे कैसा क्लाइमेट था। तो इसीलिए जो डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी है किससे डील करता है, ये करता है ट्री रिंग डेटा। ट्री रिंग डेटा को हम ऑब्जर्व करके हम बता सकते हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे क्लाइमेट कैसा रहा होगा किसी जगह पे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, आई होप आपने ये जिसने भी जेकेएस एग्जाम दिया है, आई होप आपने ये वाला क्वेश्चन करेक्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं एनवायरमेंट से, फिर से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्टेजिना प्रोटोकॉल यूएनसीबीडी के अंडर आते हैं ये प्रोटोकॉल, कार्टेजिना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, आई होप पता होगा। पूछा गया है केम इनटू फोर्स इन, कब ये फोर्स में आया था, 2001, 2003 में, 2005 में, या फिर 2007 में। तो देखो फिर से इंपॉर्टेंट है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के अंडर आते हैं ये प्रोटोकॉल। ये फोर्स में कब आया था, तो ये फोर्स में आया था 2003। अब अगर मैं आपको बताऊं ये डील किससे करता है, तो ये डील करता है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। उनकी हैंडलिंग, उनकी ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह, उन सभी चीज़ों के साथ ये डील करता है। आपको ये वाला क्वेश्चन पता होना चाहिए। ये प्रोटोकॉल्स वगैरह तो डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं डिफरेंट एग्जाम्स में। पूछा गया है रिसेंटली यूएनसीबीडी कोप 16 कहाँ पे हुआ, मॉन्ट्रियल, काली, न्यू दिल्ली, या फिर न्यूयॉर्क। तो फटाफट से बताओ, आई होप आप सब ने पढ़ा होगा। ये रिसेंटली करंट अफेयर्स का भी एक टॉपिक है, करंट अफेयर्स में भी आया था, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे इश्यूज़ हुए, तो मतलब सक्सेसफुल नहीं हुआ था ये वाला मतलब जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है ये वाला सक्सेसफुल नहीं हुआ था। पूछा गया है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। ये जो 16 है, कॉप 16 कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था काली, कहाँ पे, कोलंबिया। आई होप आपको पता होगा कोलंबिया कैपिटल जो कंट्री है कौन सी कंटिनेंट में आती है। चलो फटाफट से बताओ ये कंट्री कौन सी कैपिटल में, कंट्री मतलब सॉरी कंटिनेंट में, ये कौन सी कंटिनेंट में ये वाली कंट्री आती है। चलो नेक्स्ट, उदवा लेक इज लोकेटेड इन, कहाँ पे है उदवा लेक, छत्तीसगढ़,
झारखंड, उड़ीसा या फिर तेलंगाना? तो फटाफट से बताओ, क्योंकि रिसेंटली आई होप आपको पता होगा रिसेंटली 4 और रामसर साइट्स ऐड हुई हैं, उसमें से ये भी एक रामसर साइट ऐड हुई है। अब टोटल कितनी रामसर साइट्स हैं इंडिया में? 89। उसमें से उधवा लेक भी एक इंपॉर्टेंट रामसर साइट है। कहाँ पे है ये? छत्तीसगढ़ नहीं, ये कहाँ पे है? ये है झारखंड। और झारखंड की कैपिटल आई होप आपको पता होगा, झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? तेलंगाना की कैपिटल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट से। हैदराबाद है या फिर कुछ और है? चलो फटाफट से बता दो। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज आल्सो नोन एज मामलुक डायनेस्टी? अब इसमें से मामलुक डायनेस्टी हम किसे बोलते थे? स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी या फिर इसके बाद आती है सईद डायनेस्टी। ठीक है, 5 डायनेस्टीज़ ने रूल किया है। कहाँ पे? दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टीज आई हैं। 4 तो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, 5वीं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे 5वीं कौन सी डायनेस्टी है। उस डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे उसका फिर बाबर के साथ फाइट हुई थी। कौन सी बैटल? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। यस, कब हुई थी? 1526। आप मुझे बताओ जो 5th डायनेस्टी है वो कौन सी थी? फटाफट से कमेंट सेक्शन में थोड़ा अपनी साइड से भी आप इंटरेक्शन दिखाया करो, तभी क्लास पढ़ने में मज़ा आता है, आपके ऐसे क्वेश्चन डालने में मज़ा आता है। अब देखो यहाँ पे आपने टाइम पीरियड भी याद रखना है, इससे आपको एक और चीज़ पता चल रही है कि सबसे ज़्यादा किसने यहाँ पे रूल किया है, किस डायनेस्टी ने रूल किया है, वो है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी नहीं, तुगलक डायनेस्टी। पूछा जाएगा सबसे कम किसने रूल किया है, वो है तुगलक डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, सबसे ज़्यादा रूल किस डायनेस्टी ने किया है? तुगलक डायनेस्टी। सबसे कम किसने रूल किया है? मात्र 30 साल, वो है खिलजी डायनेस्टी। अब पूछा गया है मामलुक डायनेस्टी किस डायनेस्टी को बोलते हैं, तो वो बोलते हैं स्लेव डायनेस्टी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मोहम्मद गौरी का जो स्लेव था, कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने ये डायनेस्टी एस्टेब्लिश की थी। उसके बाद फर्दर जो इसका गुलाम एज वेल एज सन इन लॉ था, उसका नाम है इल्तुतमिश। ठीक है, उसके बाद फिर फर्दर इसने उसको कंसोलिडेट किया इंडिया में, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मामलुक डायनेस्टी या फिर स्लेव डायनेस्टी, इसीलिए इसको बोलते हैं। और ये कौन थे? मामलुक तुर्क थे। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मामलुक तुर्क था, एज वेल एज जो इल्तुतमिश आएगा वो मामलुक नहीं था, वो कौन था? वो इल्बरी था। तो ये भी आपने थोड़ा बहुत चीज़ें ध्यान रखनी है। अब देखो कुछ और चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे। इट वॉज एस्टेब्लिश बाई कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसको लाख बख्श भी बोलते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डोनेट करता था चीज़ें ये। ठीक है, इसीलिए इसको लाख बख्श भी बोलते हैं। डायरेक्टली आपको पूछा जाएगा बताओ भाई लाख बख्श किसका टाइटल है, तो आपको पता होना चाहिए कुतुबुद्दीन ऐबक। कैपिटल कहाँ पे थी? तो कैपिटल सबसे पहले जब यहाँ पे दिल्ली सल्तनत एस्टेब्लिश की कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उस टाइम पे कैपिटल जो थी वो लाहौर थी। और ये कैसे डेथ हुई इसकी? पोलो खेलते हुई इसकी डेथ हुई थी। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। इसकी डेथ के बाद यहाँ पे दूसरा रूलर बना, इसका सन इन लॉ एज वेल एज स्लेव, जिसका नाम है इल्तुतमिश। सो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग, यहाँ पे था नहीं होगा, यहाँ पे दी होगा। ठीक है, THC फॉलोइंग रूलर इज नोन एज स्लेव ऑफ अ स्लेव। स्लेव ऑफ अ स्लेव, गुलामों का गुलाम किसको बोलते हैं? शमशुद्दीन इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद गोरी या फिर बख्तियार खिलजी? तो बताओ फटाफट से, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो मोहम्मद गोरी का स्लेव कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ऐबक का स्लेव कौन? इल्तुतमिश। ठीक है, अब देखो स्लेव ऑफ अ स्लेव, ये खुद स्लेव था, उसका स्लेव ये कौन है? ये है इल्तुतमिश। अगर कहते हैं जो दिल्ली डायनेस्टी, मतलब जो दिल्ली एम्पायर है एक्चुअल में, जो दिल्ली सल्तनत है, उसका रियल फाउंडर अगर आपको पूछा जाए कौन है, तो वो है इल्तुतमिश। ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अब देखो जो पहले वाला था ऐबक था, वो कहाँ से था? वो मामलुक तुर्क था। बट ये जो था इसका ट्राइब कौन सा था? वो इल्बरी था। तो ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है। रियल कंसोलिडेटर ऑफ तुर्किश कन्क्वेस्ट इन नॉर्थ इंडिया। फर्स्ट मंगोल इन्वेजन जो हुई थी वो किसके टाइम पीरियड पे हुई थी? वो भी हुई थी इल्तुतमिश के टाइम पीरियड ने। इसने काफ़ी रेजिस्ट किया था यहाँ से, और जो जो यहाँ पे मंगोल्स थे उनको पीछे धकेल दिया था, उनको एंटर नहीं होने दिया था इंडिया में। तो ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है। एक और चीज़ इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए, वो ये पता होनी चाहिए कि इसने जो कैपिटल है, सबसे पहले मैंने आपको ऊपर बता दिया लाहौर थी, लाहौर से शिफ्ट करके इसने कैपिटल कहाँ लाई? दिल्ली। ठीक है, तो अब इसके बाद जो दिल्ली सल्तनत की कैपिटल है वो कहाँ पे होगी? वो दिल्ली होगी मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, इसके बाद इसने एक चहलगानी सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया था यहाँ पे। अब इसमें क्या होता था? 40 वजीर इसने बनाए, जो बड़े बड़े डिसीजंस होते थे उनमें इनका काफ़ी ज़्यादा रोल होता था। तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। एज वेल एज इसने जो कॉइन्स हैं उनको इंट्रोड्यूस किया। जो कॉपर के कॉइन्स थे उनको जीतल बोलते थे, जो सिल्वर के कॉइन्स थे उनको क्या बोलते थे? टंका बोलते थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको इल्तुतमिश के बारे में पता होनी चाहिए। एज वेल एज ही स्टार्टेड इक्ता सिस्टम। परसों डायरेक्टली क्वेश्चन आया था JKPSC में, इक्ता सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस? वैसे इंट्रोड्यूस तो नहीं पूछा था, इसके बारे में कुछ फीचर्स पूछे थे। और जो इक्ता जो होता था, ये सबसे पहले जो इसको लेता था, जो रेवेन्यू वगैरह लेता था, उसको हम मुक्ति बोलते हैं। ठीक है, हेरिडिटरी नहीं था ये स्टार्टिंग में, बाद में फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड पे हुआ था। उतना आपको डिटेल में जाने की फिलहाल अभी ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना इक्ता सिस्टम सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया था, एस्टैब्लिश किसने अच्छे से किया था, वो था इक्ता सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो वो था इल्तुतमिश। पूछा जाए सबसे पहले, अगर क्वेश्चन इस तरीके से है कि सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया था, फिर आंसर आप लगाना मोहम्मद गोरी।
ठीक है, सबसे पहले। बट वो अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश नहीं था। अच्छे तरीके से जिसने एस्टेब्लिश किया वो है ऑब्वियसली इल्तुतमिश, तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। रज़िया सुल्तान कंसिडर्ड एज फर्स्ट मुस्लिम क्वीन, या फिर वो कुछ भी आप बोल सकते हो, ऑफ सल्तनत डायनेस्टी या फिर दिल्ली सल्तनत। तो पूछा गया है ये कौन सी डायनेस्टी से थी, तो ये थी फ्रॉम स्लेव डायनेस्टी। ये कौन थी, ये थी डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। आई होप आपको ये चीज़ पता होगी। और इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें हैं, वो रज़िया गुंडू में फंस गई, ईटीसी, वो सारी चीज़ें मत पढ़ना, बस इतना याद रखना। सबसे पहले ऐबक के बाद इल्तुतमिश। एक टाइम पीरियड के एक और लड़का आया था, इसका लड़का आया था, बट ये चाहता था मेरी बेटी यहाँ पे रूलर बने। उसके बाद फिर इसने डिथ्रोन करके रज़िया सुल्तान बन गई। उसके बाद कौन आया था, फिर बलबन आया था। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ भी पता होगी। हु एज्यूम द टाइटल ऑफ ज़िले इलाही। ज़िले इलाही दिल्ली सल्तनत में टाइटल किसने एज्यूम किया था, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, बलबन या फिर नन ऑफ दीज। तो आपको पता होगा लास्ट फेमस रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी वो था बलबन। ही एज्यूम द टाइटल ऑफ ज़िले इलाही। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब देखो इसके बारे में कुछ और चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक चीज़ आप सब मुझे फटाफट से बता सकते हैं, आपको ऐसे पढ़ने में मज़ा आ रहा है क्या? जो भी इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं उनके बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं साइड बाय साइड क्वेश्चंस के फॉर्मेट में लिखूं, सो दैट आपको आसानी से ये सारी चीज़ें याद हों। जब भी आपने पीडीएफ ये परचेज करनी है उसके बाद भी आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी एक ही जगह कंसोलिडेटेड फॉर्म में मिलें। तो आप मुझे बताओ ऐसी ही चाहिए आपको या फिर वन लाइनर चाहिए, मैं वैसे भी ला सकता हूँ। देखो इसमें तो मेहनत भी ज़्यादा लगती है, बट यहाँ पे आपको रिटर्न उतने ज़्यादा मिलेंगे। तो आप मुझे एक बार ज़रूर बताना कि आपको कैसे चाहिए, ऐसे चाहिए या फिर आपको सिर्फ MCQ चाहिए, मैं उसी तरीके से करवाऊंगा। अब देखो जो चहलगनी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था, इल्तुतमिश ने। इसने देखा कि वो जो अमीर्स हैं, ठीक है, वो जो 40 लोग हैं अमीर हैं, वो काफ़ी इंटरफेयर कर रहे हैं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में, वो काफ़ी पावरफुल हो रहे हैं। सबसे पहले इसने क्या किया, सबसे पहले इसने उनको ही एबॉलिश कर दिया। ठीक है, इस सिस्टम को ही एबॉलिश कर दिया इसने। सजदा एंड पैबोस सिस्टम, ऐसे कुछ सिस्टम इसने इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे। ठीक है, इसने दीवाने अर्ज एक मिलिट्री डिपार्टमेंट को भी एस्टेब्लिश किया, एज वेल एज वहाँ पे चोर वगैरह थे, डेकॉइट वगैरह काफ़ी थे। आपको पता होगा गंगा जमुना, मतलब गंगा के आसपास यमुना के एरिया में काफ़ी सारे लुटेरा वगैरह होते थे। जब भी ट्रेड होता था ना तो वो क्या करते थे, वो लुटेरे यहाँ पे अटैक करके लोगों को लूटते थे। इसने क्या किया, इसने आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी अपनाई। उन सबको वो क्या करते थे, वो चोरी करते थे। चोरी के बाद वहाँ पे जंगल वगैरह थे, उनमें भाग जाते थे। इसने बोला इनका पीछा करो, पीछे जाके उनको पकड़ो और मारो। ठीक है, इनको मारा और आयरन एंड ब्लड पॉलिसी इसने अपनाई उन सभी लोगों के लिए। ये भी आपको पता होना चाहिए किसने किया ये, तो ये बलबन ने किया। ठीक है, हु फाउंडेड द स्टेट ऑफ हैदराबाद। अब देखो मॉडर्न हिस्ट्री का, मॉडर्न या फिर मेडिवल का एक जो ट्रांजिशन पीरियड है उस टाइम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे पूछा गया है जो हैदराबाद की स्टेट है, जब मुगल एम्पायर वीक होने लग गई उसके बाद काफ़ी सारी स्टेट्स एस्टेब्लिश हुई थी। आपको पता होगा अवध थी, हैदराबाद, बंगाल, नीचे मैसूर और भी काफ़ी सारे एरियाज़। पूछा गया है जो हैदराबाद की स्टेट है उसको किसने एस्टेब्लिश किया, किलिच खान, निज़ामुल मुल्क, असफजा या फिर ऑल ऑफ दीज। तो आप मुझे बता सकते हो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। और ये मत समझना ये कोई 3 इंसान है, ये एक ही इंसान है। ओरिजिनल नेम इसका है किलिच खान, इसको लोग फेमसली बोलते थे निज़ामुल मुल्क। इसके बाद एक फेमस बैटल हुआ था जहाँ पे इसने मुगल्स को हरा दिया था, बैटल ऑफ शकरखेड़ा 1724। उसके बाद इसने कौन सा टाइटल ले लिया, इसने टाइटल ले लिया असफजा। फिर ये बोलने लगा खुद को निज़ामुल मुल्क असफजा, लोग भी बोलने लग गए। तो अगर आपको ये बोला जाए कि निज़ामुल मुल्क असफजा या फिर पूछा जाए कौन सा, किलिच खान, जो भी ऑप्शन दिया होगा वहाँ पे आप वहाँ पे आंसर दे देना। ठीक है, चलो पूछा गया है ट्रीटी ऑफ एटर्नल फ्रेंडशिप वाज साइंड इन, कब साइन हुई थी ये, तो ये साइन हुई थी 1807। किस किस के बीच, इंग्लिश और सिंध के बीच। ठीक है, ब्रिटिश और सिंध के बीच। वो इसमें अब ट्रीटी में क्या लिखा गया था, ये बोला गया था कि सिंध से जितने भी फ्रेंच वगैरह लोग हैं ना वो उनको वहाँ से निकाल दो। तो ये आप याद रखना, ट्रीटी ऑफ एटर्नल फ्रेंडशिप कहाँ कब साइन हुई थी, 1807। किस किस के बीच, इंग्लिश और सिंध के बीच। और बोला क्या गया था, जो भी फ्रेंच सिंध में बैठे हुए हैं उनको वहाँ से बाहर निकाल देना। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2024 टुक प्लेस बिटवीन, किस किस के बीच हुई ये वाली मिलिट्री एक्सरसाइज 2024 वाली, फ्रांस इंडिया के, एक साइड से तो इंडिया है ऑब्वियसली, दूसरी साइड से फ्रांस था, यूके, यूएसए या फिर जापान। तो आपको पता होना चाहिए ये वाली एक्सरसाइज किसके बीच होती है, ये एक्सरसाइज होती है इंडिया एंड यूएसए के बीच। ठीक है, और ये भी आप यहाँ थोड़ा ध्यान रख लेना, डेट एज वेल एज राजस्थान में हुई थी, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पे कजाकिस्तान और इंडिया के बीच एक एक्सरसाइज होती है काजिंद। तो JKPSC में क्वेश्चन पूछा गया काजिन 2024, 2023, 2022, 2021, बताओ भाई ये एक्सरसाइज कहाँ कहाँ पे हुई हैं। थोड़ा बहुत डिफिकल्ट था, इतनी सारी जगह इंसान याद तो नहीं रख सकता है, बट आई होप जिसने यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने ये वाला क्वेश्चन भी करेक्ट किया होगा। तो प्लेसेस का भी कभी कभार पूछा जाता है। व्हाट इज़ द टोटल ग्रीन कवर ऑफ इंडिया एज पर इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। देखो फिर से मैं आपको बता दूँ, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दी है, जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एक ही वीडियो में मैंने कवर करवा दी है। आप वो वीडियो भी देख लेना, क्योंकि आने वाले ये साल में हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से। पूछा गया है टोटल ग्रीन कवर। अब आपको मैंने बताया था ग्रीन कवर में क्या क्या आता
है, इसमें फॉरेस्ट एरिया भी आता है। फॉरेस्ट एरिया 3 टाइप का होता है, वो मैंने आपको वहाँ पे ऑलरेडी बता दिया है, प्लस इसमें ट्री कवर भी आता है। दोनों को ऐड करके हम बोलते हैं टोटल ग्रीन कवर। अब रिसेंटली बोला गया है टोटल ग्रीन कवर इंडिया का कितना है, तो 25.17%। टारगेट है हमारा इसको कम से कम 33% करना, ठीक है। इसमें से अगर आपको बताया जाए फॉरेस्ट कवर कितना है, तो वो है 21.76%। ट्री कवर कितना है, वो है 3.41%। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। अब रिसेंटली फिर से ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था जेकेएस में, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, जिप्सम एज वेल एज जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो देखो यहाँ पे बेकिंग सोडा का पूछा गया है, जिसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। सोडियम कार्बोनेट दैट इज वॉशिंग सोडा, फार्मूला क्या होता है Na2CO3। जिप्सम फार्मूला क्या होता है CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है, ट्वाइस H2O। CaSO4.1/2 H2O, ये किसका होता है, POP का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपने किया होगा। इन विच ईयर डज इसरो प्लान टू लॉन्च द फर्स्ट बेस मॉड्यूल ऑफ भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। देखो जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वैसे ही रशिया का भी अपना है अब, ठीक है। चाइना भी प्लान कर रहा है। आई थिंक रशिया का अपना नहीं है, रशिया और USA का अपना ही है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। चाइना प्लान कर रहा है खुद का बनाए, ठीक है। वैसे ही इंडिया भी प्लान कर रहा है एक बेस मॉड्यूल बनाएंगे। अभी प्रॉपर वहाँ पे वो रिसर्च स्टेशन नहीं होगा, बेस मॉड्यूल होगा। ये भी JKAS में पूछा गया है परसों, ठीक है। कब के लिए प्लान है, कब भेजेगा ये फर्स्ट बेस मॉड्यूल, तो इसका डेट जो है वो है 2028। आपने ध्यान रखना है, ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। देखो मैंने आपको काफ़ी सारे मिशन भी पढ़ाए हुए हैं और जो आने वाले मिशन हैं उनके बारे में भी बताया है डिफरेंट एग्जाम्स में, ठीक, डिफरेंट मतलब मॉक टेस्ट और क्लासेस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी। अब इसमें से लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी किसको बोलते हैं, काफ़ी ईजी है। सबसे पहले इसमें से देखो माउंट एटना, वेसुवियस, स्ट्रोम्बोली, ये कहाँ पे आते हैं, ये आते हैं इटली में। ये क्या है, तो आई होप आपको पता होगा, ये सारे वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं। यहाँ पे शास्त्रा नहीं होगा, यहाँ पे होगा शास्ता, आर नहीं है यहाँ पे। ये वाला माउंटेन कहाँ पे है, ये वाला माउंटेन है रॉकीज़ में, ठीक है। रॉकीज़ कहाँ पे है माउंटेन रेंज, ये ऑब्वियसली नॉर्थ अमेरिका। और नॉर्थ अमेरिका में पर्टिकुलर अगर मैं बताऊँ ये वाला माउंटेन कहाँ पे है, तो ये है USA में। अब इसमें से बताया गया है लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी, मतलब कि ये ऐसा माउंटेन है, ये फूटता रहता है, ठीक है। यहाँ से लावा बाहर आता रहता है, चमकता रहता है, जिसकी वजह से मेडिटेरेनियन सी में थोड़ी बहुत रोशनी होती है। तो ये कौन सा माउंटेन है, ये है माउंट स्ट्रोम्बोली। आई होप आपको पता होगा। चलो, सिलिका कंटेंट इन फेल्सिक लावाइज, जो फेल्सिक लावा होते हैं वो एसिडिक होते हैं जनरली, उसमें सिलिका कंटेंट कितना होता है, उनमें सिलिका कंटेंट मोर देन 65% होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें जो ये मीडियम लेवल होते हैं, जिनमें सिलिका कंटेंट 45 to 50% होते हैं, उनको हम बोलते हैं माफिक। जिनमें 50% 45% से कम होता है, 50 नहीं यहाँ पे 45% होगा, उससे कम जिनमें सिलिका कंटेंट होता है उनको हम बोलते हैं अल्ट्रामाफिक, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। चलो, द डोम शेप्ड इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। अब आपको पता होगा वॉल्केनो जब अंदर ही होता है, ठीक है, जो अंदर ही होता है, अंदर ही वो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनाता है। जो डोम शेप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, देखो सबसे पहले जो नीचे होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, आई होप आपको पता होगा, बैथोलिथ। अब मान लो यहाँ से एक लावा ऐसे ऊपर आ रहा है और ये ऐसे जमा हो गया, ऐसे जमा हो गया, ये स्ट्रेट, इसको हम बोलते हैं सिल, डाइक, सॉरी इसको हम बोलते हैं डाइक। जो ऐसे आया और ऐसे ऐसे हो गया स्ट्रेट, इसको हम बोलते हैं डाइक। वैसे ही कोई लावा मान के चलो, इसको हम कट करते हैं, दोबारा से बनाते हैं, ठीक है। अब मान के चलो ये नीचे लावा है, ये तो बैथोलिथ है, ये ऊपर आ गया ऐसे एक कैनाल से और यहाँ पे ऐसे जमा हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लैकोलिथ। याद रखना, इसको हम बोलते हैं लैकोलिथ। वहाँ पे शेप भी आपको दी जा सकती है। ये वाला लावा जो ऐसे ऊपर आया और ये डोम शेप्ड बन गया, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, सॉरी लैकोलिथ हम इसको बोलते हैं, लोपोलिथ हम इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एक ऐसा भी लावा होता है, ऐसे आया और वैसे आर्क शेप बना, ठीक है, आर्क शेप, कनकेव कन्वेक्स, कनकेव कन्वेक्स, इस शेप में जो बनता है उसको हम बोलते हैं फैकोलिथ। तो आपको ये पता होना चाहिए लैंडफॉर्म जो वॉल्केनो बनाता है। अमेजॉन रिवर ओरिजिनेट्स इन, कहाँ पे ओरिजिनेट होता है, सबसे पहले आपको पता होगा ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है अपना, ठीक है, समथिंग लाइक दिस है साउथ अमेरिका। छोड़ो अभी मैप तो छोड़ो, बट आपको पता होगा अमेजॉन रिवर जो है नॉर्थ ऑफ दी साउथ अमेरिका, वहाँ पे बहता है। ये पूछा गया है ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, इसका करेक्ट क्या रहेगा आंसर, ब्राज़ील, कोलंबिया, पेरू या फिर एक्वाडोर। तो बताओ फटाफट से इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। आई होप आपने करेक्ट आंसर मार्क किया होगा। नहीं, ब्राज़ील नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है पेरू। आई होप आपने बिल्कुल सही मार्क किया होगा। विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर अ कोस्ट लाइन विद पैसिफिक ओशन। अब देखो आपने जो सेंट्रल अमेरिका की कुछ कंट्रीज पढ़ी होंगी, जैसे कि वो होती है बेलीज, एक्वाडोर, निकारागुआ, ठीक है, कोस्टा रिका, पानामा, वो कुछ कंट्रीज पढ़ी होंगी। उसमें से कुछ कंट्रीज हैं जो दोनों ओशंस के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, ठीक है। इस साइड से अटलांटिक पैसिफिक ओशन भी, इस साइड से अटलांटिक ओशन भी। बट कुछ ऐसी कंट्रीज हैं
हैं जो सिर्फ एक ही ओशन के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ना है। अब देखो उसमें से एक ऐसी कंट्री है जो सिर्फ अटलांटिक ओशन के साथ बॉर्डर शेयर करती है, गल्फ ऑफ मैक्सिको वगैरह वाली साइड। उसमें से वो कौन सी कंट्री है? वो है बेलीज़। ये पैसिफिक ओशन के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती है। अब आप मुझे बताओ इनमें से एक कंट्री है, इन तीन में से एक कंट्री ऐसी है, इन तीन में से एक कंट्री ऐसी है जो सिर्फ पैसिफिक ओशन के साथ बॉर्डर शेयर करती है। वो कौन सी है? फटाफट से आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। और ये हमारी सेंचुरी हो गई। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए ही छोड़ता हूँ, आप इसका आंसर मुझे दे दें। चिनाब रेलवे ब्रिज, इसकी हाइट कितनी है? 331 मीटर्स, 359 मीटर्स, 369 मीटर्स या फिर 401 मीटर्स। आई होप आपने जितना भी वेट किया होगा वो आपको वर्थ इट रहा होगा आज के सेशन में। आप मुझे ज़रूर बताना, जो हमने नया ट्रेंड पकड़ा था जहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें बताने की ज़रूरत थी वो मैंने थोड़ी यहाँ पे डिटेल में बताई हैं आपको। आई होप आपने वो क्लासेस देखी होंगी अच्छे से। तो ये चीज़ आप मुझे ज़रूर बताना कैसी लगी। क्या हम ऐसे ही डिटेल में करें या फिर आपको बस वन लाइनर चाहिए? आप ये चीज़ भी मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। बाकी देखो 100 MCQs हो गए हैं। आपको अगर PDF लेनी है आप PDF भी बाई कर सकते हो। 6006893955 आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, आप PDF भी बाई कर सकते हो। यहाँ पे पूरे मैं कोशिश करूँगा फिलहाल 1000 MCQs, उसके बाद हम 2000 पे भी जाएंगे। तो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो हम कवर कर लेंगे, ठीक है। मेडिवल आज हमने, जैसे आपने नोटिस किया होगा, आज हमने क्या किया, आज हमने महाजनपदा पीरियड किया, वहाँ से क्वेश्चन किए, एज वेल एज आज जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने कहाँ से की, जो स्लेव डायनेस्टी के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो पढ़ ली। अब नेक्स्ट हम खिलजी से पढ़ेंगे, ठीक है। वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, पूरा खिलजी डायनेस्टी वैसे ही कवर कर लेंगे। वैसे ही पूरी मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, जियोग्राफी, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो है वो अर्थक्वेक पढ़ा था। इसमें हमने आज की जो क्लास है वहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें वॉल्केनो के बारे में पढ़ी। तो वैसे ही हम पूरा सीक्वेंस वाइज के हिसाब से ही चलेंगे, ठीक है। चैनल पे नए हो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसी ही इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको मिलेंगी, इससे भी ज़्यादा और इंपॉर्टेंट आती रहेंगी। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो अगर पसंद आई है तो आई होप आपने ज़रूर लाइक किया ही होगा वीडियो को। अगर पसंद नहीं आई है तो आप डिसलाइक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बाकी जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी कन्फ्यूजन है, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड बाय बाय।